Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of September 2024. तो गाइस आज है तारीख 4 सितंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नामीबिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी आपको पता होगा परसों के वीडियो में हमने कॉलेजियम सिस्टम डिस्कस किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में जाना, उसके बारे में मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया। तो उसी के रेफरेंस में दोस्तों ये वाला आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इसमें कुछ सीनियर जजेस होते हैं जो डिसीजन लेते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और इसमें कोई भी सरकारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है, जिसका मेन पर्पस है कि इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें लेकर आया जा सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 1 ओनली, सी 2 ओनली, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने एक अप्रूवल दिया है लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपीस का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हथियार हम परचेस कर रहे हैं अपनी नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। क्या क्या चीज़ें परचेस की जा रही हैं, इससे क्या होगा, किस चीज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस आर्टिकल में समझाया गया है। सबसे पहले ये समझिए, जो हमारे पास में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको बोलते हैं डीएसी, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। यही सभी डिसीजंस को लेती है कि हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है। तो इस डीएसी की जो चेयरमैनशिप है वो होती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पास में। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, राजनाथ सिंह जी आज बेसिकली यहाँ पर इस बॉडी को चेयर करते हैं। तो कल के दिन यहाँ पे ये सभी प्रोसेस को पूरा किया गया और पहला स्टेप उठाया गया है, जहाँ पे हम 1,44,716 करोड़ रुपीज़ का प्रपोजल दे रहे हैं कुछ चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं, ज़रा इसको नोट डाउन करना। सबसे पहले हम 7 स्टील्थ फ्रीगेट्स परचेज करने वाले हैं प्रोजेक्ट 17B के तहत। अब ये फ्रीगेट क्या होता है आपको पता है, जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं ना, इनको अलग अलग टर्म से डिफाइन किया जाता है। जैसे जो बड़े साइज़ के लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉयर, फिर उससे छोटा होता है फ्रीगेट, और उससे भी छोटे साइज़ का जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्वेट। तो फ्रीगेट दोस्तों यहाँ पर बीच में आता है, डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट के बीच में है तीनों के तीनों वॉरशिप, जिसमें बहुत सारे हथियार, वेपन्स का यूज़ किया गया है ताकि दुश्मन का नाश कर सकें, और उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड फ्रीगेट यूज़ होता है। तो स्टील्थ फ्रीगेट है, ये एक ऐसा फ्रीगेट है जो दुश्मन के रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे 7 नए वॉरशिप्स, ऐसे 7 नए जहाज़ दोस्तों यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा है FRCV, दैट इज़ फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, ये हमारी आर्मी के लिए लेकर आ जाएगा। देखिए फ्रीगेट सिंपल सी बात है, नेवी के लिए परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये FRCV है, जिसको यहाँ पे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपको इस तरीके से टैंकर्स नज़र आएंगे। ये हम अपनी आर्मी के लिए परचेज करने वाले हैं। ये काफ़ी एडवांस लेवल के टैंकर है। बताया जा रहा है कि जो FRCV है, नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है। तो काफ़ी ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। इसमें कई सारी
ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं हैं। जैसे यहाँ पर आप आराम से इसको इधर से उधर ट्रैवल करवा सकते हैं, चाहे कैसा भी रीजन हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पे आराम से ही चल सकता है। बहुत सारी प्रोटेक्शंस इसके अंदर में प्रोवाइड करवाई गई है। सटीक तरीके से अपने टारगेट्स को ये हिट कर पाएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो टैंकर्स होने वाले हैं ना, ये हमारे पुराने वाले टैंकर्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे आज हमारी इंडियन आर्मी T-72 और T-90 जैसे मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, तो उन टैंक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे ये FRC वाले टैंकर्स दोस्तों हमारी आर्मी के अंदर में इंडक्ट किए जाएंगे। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। फिर और क्या होने वाला है ये हमने समझ लिया। एयरफोर्स को, सॉरी, नेवी को क्या मिलने वाला है और आर्मी को क्या मिलने वाला है। एयरफोर्स को दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट, सॉरी डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ये वो एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये हम अपनी नेवी के लिए परचेज करने वाले हैं, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अच्छा, चौथी एक और फोर्स होती है जिसकी हम बात बहुत कम करते हैं, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भारत के तट वाले रीजन है ना, उसकी रक्षा करते हैं। तो उस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के जो पेट्रोल वेसल्स होते हैं, दस्तक मारने वाले जहाज़ होते हैं, वो भी यहाँ पे परचेस करने वाले हैं, वो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हम इस तरीके के हाई एडवांस लेवल के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को परचेस करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, लंबे समय तक बड़े बड़े ऑपरेशंस को वो अंजाम दे सकेगा। तो ये सब चीज़ें अभी परचेस की जाएंगी। हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी को मजबूत करने के लिए वो इस आर्टिकल में समझाया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। इसमें एक और चीज़ है, एक प्रपोजल और भी दिया गया है, उसको भी अप्रूवल मिला है, और वो प्रपोजल है फॉरवर्ड रिपेयर टीम का। एक ऐसी टीम यहाँ पर तैयार की जाएगी जो हमारे देश में कहीं पर भी आराम से कहीं पे भी जाके कोई भी ऑपरेशन चल रहा है उस दौरान भारी मात्रा में जो रिपेयरमेंट्स की सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती है। कुछ इस तरीके की जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती हैं, जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के पास में भी प्रेजेंट हैं। तो आने वाले समय पर ये कुछ चेंजेस होंगे जो हमने अपने थंबनेल में मेंशन कर रखा है, और आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट भी है। लेकिन अभी एक चीज़ और है जिसके बारे में पढ़ना है। ये तो खबर है, सब लोग पढ़ लेंगे, आगे न्यूज़ में चर्चा में रहेगा, इसको भी कवर करते रहेंगे। लेकिन एग्जाम में एक और चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, वो भी प्रीलिम्स के अंदर में, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसने ये सभी अप्रूवल दिया है। क्या होता है DAC? दोस्तों DAC अभी तक हमारे डिफेंस पूरे सेक्टर के अंदर में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है। मान लो कोई सामान हमें परचेस करना है, कोई वेपन प्रोक्योर करने हैं, तो उसके लिए सबसे बड़े डिसीजन DAC ही लेता है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि सही समय पर सही सामान को यहाँ पर परचेज किया जा सके, उसको यहाँ पे अप्रूव किया जा सके हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। फॉर्मेशन की बात करेंगे, कब DAC को बनाया गया, तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा मीटिंग हुआ था। उस दौरान यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आता है, और वो रिकमेंडेशन था रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी टीम के बेसिस पे। और ये रिकमेंडेशन 2021 में, यानी कि इससे पहले जो 1999 वाला ईयर था ना, उस समय कारगिल वॉर हुआ, उसके बाद 2001 में ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जैसी बॉडी को बनाया गया। अब सवाल यह है कि इस पर्टिकुलर काउंसिल में होता कौन कौन है। सबसे पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के एक चेयरमैन होते हैं, और वो चेयरमैन हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वही होते हैं। जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी इसके चेयरमैन हैं। प्लस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS हो गए, हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी चीफ प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल भी पढ़िए, और पीछे बैकग्राउंड डेटा, क्या नोट्स बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, इसको भी हाथों हाथ कवर कीजिए। ऐसे हम सभी आर्टिकल्स में ये सब चीज़ें कवर करते हैं। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया, वैसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, और वो सभी चीज़ें आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में कंपाइल करके दे दी जाती हैं इस पेड ग्रुप के अंदर में। ये पेड ग्रुप में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके करंट अफेयर्स के सभी कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं, चाहे वो कितने लंबे समय के क्यों ना हो। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे तो लास्ट एक ईयर के करंट अफेयर्स भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, और रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे उसमें डेटा अपलोड होता रहता है।
और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट दोस्तों बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करने वाले हैं। अपने इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक से भी इसको लिंक करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 में कई सारे सेक्शन है, वहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। ऐसे में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो ये टॉपिक एक ऐसा है ना जो स्पेशली मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा मॉइस्ट, है ना, या फिर आपने सुना होगा नक्सलिज्म। तो ये जो नक्सलवाद है या फिर मॉइज़म है, ये सब एक ही चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे होता यह है कि आज के समय पर जो नक्सलवाद है इससे लड़ा जा रहा है आज भी हमारे देश में। एक समय पर ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, करंट समय पर काफ़ी कम भी हो गया है। होता क्या है ये, क्यों ऐसे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं, सब बताऊंगा। पहले आप ये खबर जानिए। इस न्यूज़ में बताया ये जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में एक पर्टिकुलर रीजन है दंतेवाड़ा। तो वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन के अंदर में कई सारे जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाला अफेक्टेड एरिया है, देखो इसको हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी बोल देते हैं। आपने LWE का नाम सुना होगा। तो चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो, नक्सलवाद हो या मॉइस्ट हो, सबका मतलब एक ही है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया ऐसे चीज़ों को टैकल करने के लिए और कुछ मेजर ऑपरेशंस का बड़ा अंजाम आया। जैसे अभी इसी साल की बात कर रहे हैं हम, 16 अप्रैल को लगभग 29 मॉइस्ट को मारा गया। फिर उसके अलावा 10 अप्रैल को 12 मॉइस्ट को मार गिराया बीजापुर में। फिर 12 अप्रैल को ही यहाँ पर 13 और को मार गिराया बीजापुर में। अभी तक यहाँ पे बोला जा रहा है साल 2024 में बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट हासिल हो रही है। 2024 में अभी तक लगभग 153 कितने 153 मॉइस्ट्स को दोस्तों मार दिया गया है इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस के अंदर में, जो कि ये फिगर पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा है। 2021 में अगर आप देख पाएंगे तो केवल 46 लोगों को मारा गया था, 2022 में 30 लोगों को, 2023 में 29 लोगों को, लेकिन अभी के समय पर ये लगभग 153 के आसपास नंबर पहुंच चुका है। तो अभी कल के दिन की बात हो रही है, कल ट्यूसडे था, आपको याद है। तो दंतेवाड़ा एक वो जगह है जहां पर ये पूरा इनकाउंटर होता है और बड़े एरिया में जो ये नक्सलवाद है बेसिकली यहाँ पर इनको टैकल किया जाता है, इनको मारा जाता है इस एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान। तो वो यहाँ पे बोला गया। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी भी कई सारे रीजन हैं जो बुरी तरह से अफेक्टेड हैं इस नक्सलवाद की वजह से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर बड़ी देर से हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं मॉइस्ट, नक्सलवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, होता क्या है आखिरकार, ये ज़रा पहले ये बताइए। चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में बताता हूँ नक्सलिज्म के बारे में, और इंडिया में नक्सलिज्म का क्या सिनेरियो है, क्या इतिहास है और अभी के समय पर कैसे टैकल कर रहे हैं वो जानेंगे। आप प्लीज़ बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपका इसी आर्टिकल के बेसिस पर है। ठीक है, तो दोस्तों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम लेफ्ट विंग टेररिज्म भी बोलते हैं या रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट भी बोलते हैं, ये वो आइडियोलॉजी होती है लोगों के अंदर में जहां पर इनका मेन पर्पस होता है कि हमें सरकार नहीं चाहिए, सरकार गिराना है। और सरकार कैसे गिराना है, हाथ में हथियार लेकर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं हाथ में हथियार लेकर और पूरे एरिया को रूल करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं ये। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो ग्रुप्स हैं ये टारगेट करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये टारगेट करते हैं ताकि अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकें और अपनी आइडियोलॉजी लोगों में फैला सकें और सरकार गिराकर खुद से यहाँ पे रूल कर सकें। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में। इंडिया में ओरिजिनेट ये होता है 1967 के अंदर में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबारी, वहाँ से शुरुआत हुई। तो इस वजह से कई बार यहाँ पे इसको हम नक्सलिज्म भी बोल देते हैं क्योंकि नक्सलबाड़ी से यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। तो भारत में अभी भी कई सारी जगह पर मॉइस्ट कॉन्फ्लिक्ट नजर आएंगे।
ये एक पर्टिकुलर मैप है जिसके अंदर में जो रेड वाले एरियाज़ हैं वो हाईली अफेक्टेड हैं, जहाँ पे अभी भी नक्सलिज्म ज़्यादा है। ऑरेंज वाले थोड़े से कम अफेक्टेड हैं और ग्रीन वाले एरियाज़ बहुत ज़्यादा कम अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में अगर आप देख पाएंगे तो छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा एरिया ऐसा है जो हाईली अफेक्टेड है इस नक्सलिज्म की वजह से। अब रिपोर्ट ये बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारा गृह मंत्रालय है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो भारत में अभी भी 10 राज्यों में और 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? उसमें आता है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। और मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नक्सलिज्म है? तो उसमें आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप्स जो हैं बहुत बड़े मात्रा में प्रेजेंट हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बहुत सारे अटैक करते हैं, इनसे हमारे जवान लड़ते भी हैं, कई बार हमारे जवान इनसे लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने रिसेंट समय पर देखे हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलता कैसे है? हम ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा, अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ऐसा क्या चीज़ है जिससे ये बढ़ता हुआ नज़र आता है? उसके पीछे दोस्तों कई सारे कारण हैं। चलिए उन कारण को समझते हैं। पहला कारण आता है इनइक्विटेबल डेवलपमेंट। होता यह है, बहुत सारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं ना, ये वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई प्रॉपर डेवलपमेंट है नहीं, लोग परेशान हैं, गरीबी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे कम है ना, कुपोषण ज़्यादा हो रहा है, खाने पीने को कुछ चीज़ें नहीं है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हैं, वो लोग बिल्कुल ऐसे यहाँ पर अलग से रह रहे हैं, बिल्कुल भी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तो ऐसे एरियाज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोग हैं इन पे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स लगती है। मान लो जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई, अब वो लोग जंगलों में रह रहे हैं, बिल्कुल सोसाइटी से अलग हैं, ये सब प्रॉब्लम्स उनके पास में, गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी है, खाने पीने को अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। अब जो भी यहाँ पर जंगल उनको प्रोड्यूस करके दे रहा है उससे यहाँ पर उनका जीवन चल रहा है। अब मान लो बीच में क्या होता है, बीच में जो सरकार है वो कोई राइट लिया ही, नियम लेकर आ गई कि भाई हमें अब जंगलों को बचाना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देनी है। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए उन ट्राइबल पीपल को जंगलों से निकाल दिया गया। अब वो लोग जिनका एकलौता जीने का जो जरिया है वो जंगल था, क्योंकि वही फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बेसिस पर वो जी रहे थे, वहाँ से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। जब उनको हटा दिया जाता है, अब वो लोग भी बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसी आइडियोलॉजी वाले कई सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते हैं और इन सभी लोगों को अपने आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही बताते हैं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए भी कुछ नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं, ये सब कुछ नहीं, चलो गवर्नमेंट ही सीधा गिराते हैं और अपने हिसाब से रूल करेंगे इस पूरे टेरिटरी को। और ऐसे दोस्तों धीरे धीरे करके अपनी आइडियोलॉजीज़ को ये फैलाते हुए चलते हैं और ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर ये इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। अब ये जो नॉर्मल लोग थे इनको आइडियोलॉजी में कन्वर्ट किया, खाने पीने की चीज़ दी और हथियार प्रोवाइड करवा दिए। उससे क्या हो गया, ये नक्सलिज्म थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होना शुरू हो गया और ऐसे ही यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता भी है। तो पहला रीज़न तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये राइज हो रहा है। दूसरा यहाँ पर रीज़न है गवर्नेंस डेफिसिट, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सर्विस डिलीवरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ना ही कोई और संस्थान है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई गई। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं ये भी खूब वायलेंस करते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। इलेक्शन, पंचायत, डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह ये सब यहाँ पर पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाती है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई प्रॉपर अप्रोच ही नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी इस तरीके से एक्सपैंड हो रही है और इसको काउंटर करने के लिए फिर कई बार हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो उतरती हैं, क्योंकि ये लोग फिर काफ़ी बार वायलेंस करने लगते हैं, हमारे ऊपर ही अटैक करने लगते हैं, देश के जवानों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशंस है वो हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। अब ये आइडियोलॉजिकल अपील की जो बात हो रही है, देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो ग्रुप्स हैं इनका क्लेम करना यहाँ पर क्या है, इनका कहना यह है कि देखिए जो ये व्यक्ति हैं ना, ये इनको कोई ना कोई मतलब जैसे फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर मिल नहीं पाई हैं, वो यहाँ पर इनका कहना है इस चक्कर में ये इस तरीके से आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, हथियार लेकर एक बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं। और क्वेश्चन ये है आइडियोलॉजी आई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होती है? ये इंस्पिरेशन लाई गई है दोस्तों माओ जेडोंग की टीचिंग से। माओ जेडोंग खुद चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर
ठीक है, तो वहाँ की उसी व्यक्ति की टीचिंग से लोगों ने इंस्पिरेशन लिया, फिर नक्सलबारी में जो ये पूरा प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म धीरे धीरे करके ग्रो होता चला गया। और फिर यही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म दोस्तों कई सारी जगह पर इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू कर देता है, यानी कि देश के उस हिस्से को ये अलग करना चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि वो टेरिटरी हमारी अलग कर दी जाए भारत से बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि समस्या इतनी गंभीर है, लंबे समय से है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, चलिए वो समझते हैं। पहला कदम ये उठाया कि हमने CAPF बनाया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो गवर्नमेंट ने CAPF में जैसे CRPF हो गया या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया, है ना, ITBP जिसको बोलते हैं, इनको यहाँ पे तैनात कर दिया इन्हीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ में, ताकि इन लोगों को ख़त्म किया जा सके, इनकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो पहला कदम ये उठाया गया। दूसरा, स्टेट पॉलिसीज़ को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया गया। गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना शुरू किया राज्य सरकारों को, ताकि वो अपनी पुलिस फोर्सेस को और मजबूत कर सकें, है ना, उनको मॉडर्नाइज कर सकें, इंटेलिजेंस गैदरिंग इंप्रूव हो सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सके कि भाई कैसे यहाँ पे इस इंसर्जेंसी से लड़ा जा सकता है। तो पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए काम किया गया। फिर कुछ स्पेशल यूनिट्स को बनाया गया, जैसे यहाँ पे आपने कोबरा कमांडोज का नाम सुना होगा, ग्रे हाउंड्स का नाम सुना होगा। तो ये स्पेशल यूनिट्स बनाई गई जिसका मेन टारगेट यही है कि ऐसे नक्सलिज्म को ख़त्म करना, ऐसे नक्सलाइट लीडर्स को ख़त्म करना, इनके कैंप्स को टारगेट करना। तो ऐसे यूनिट्स बनाई गई दोस्तों अलग अलग जगह पे। फिर कई सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव भी शुरू करे गए, क्योंकि यही मेन पर्पज़ है। देखो हो क्या रहा है, वो सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, लोगों की बातों में भी आ गए हैं कुछ चीज़ों, कुछ सिनेरियोज़ को देख के, तो वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, अच्छा ज़िंदगी प्रोवाइड करवाना उनको सुधार सकता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की जब बात आती है तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करे गए। सरकार ने कई सारी ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया, जैसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बेसिक एजुकेशन बच्चे को दी जा सके, उनको जो जीने का जरिया है और आसान किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे कि वो ऐसी आइडियोलॉजी में फंसे ही ना। फिर उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई उन नौजवानों को जो इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरियाज़ में फंसे हुए हैं, ताकि वो अच्छी स्किल्स को गेन करके अपने आप को यहाँ पर एक अच्छा रोज़गार दे सकें, है ना, और ऐसी चीज़ों में ना फंस सकें। फिर उसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को प्रमोट यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया। इसमें कुछ स्कीम है, जैसे वन धन विकास केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा देखने को मिल जाएगा। ऐसी स्कीम्स को दोस्तों यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसका भी मेन पर्पज़ क्या है, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, है ना, उनको यहाँ पर एक अच्छा जीवन देना, ये मेन पर्पज़ है, एक अच्छा रोज़गार देना उन वाले क्षेत्रों के अंदर में। फिर उसके अलावा लैंड राइट्स, फॉरेस्ट राइट, ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ क्या है, इन सभी लोगों को एम्पावर करना और ज़्यादा मजबूत करना। सरकार ने यहाँ पर इस तरीके से ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया है, ताकि इन लोगों को कोई परेशानी हो तो अपनी जो परेशानी है वो यहाँ पर आकर बता सकें। फिर कुछ और मेजर्स उठाए गए, क्योंकि इन सब से काम नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आया गया जिसका नाम है समाधान। अब दोस्तों ये जो समाधान है ना, इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। S से है स्मार्ट लीडरशिप, A से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, H से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड देन N से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये समाधान नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया, जहाँ पे हम पूरी तरह से ये नक्सलिज्म से लड़ सकें, ये हमारा मेन पर्पस था। फिर स्मार्ट पुलिस बनाई गई। स्मार्ट की अपने आप में फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल्टरनेटिव रिस्पांस टैक्टिक्स। स्मार्ट पुलिस का मेन पर्पस यही था कि पुलिस को और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके, यहाँ पे उनको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करवाया जा सके, कुछ और भी जो फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है। स्मार्ट पुलिस के अंदर में आपके कुछ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट्स, टेलीफोन रिपोर्टिंग, है ना, ऐसे कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इतना कुछ जब किया गया है तो क्या कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ, इन सब मेजर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो काफ़ी सारे सुधार रिसेंटली देखने को मिले हैं। बोला जा रहा है कि पिछले 8 सालों में अगर हम देखेंगे
तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो वायलेंस है वो भले ही देखने को मिला हो लेकिन बहुत कम हो चुका है। जैसे 2022 और 2013 को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। 75% से ज़्यादा एक बड़ा गिरावट देखने को मिली है ऐसे इंसिडेंसेस में। एक समय पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो डेथ हो रही थी वो 400 के आसपास हो रही थी, अब वो कम होकर 100-150 के आसपास बची हैं। तो 2022 के अंदर भी अगर आप देख पाएंगे जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हमारे जवान लड़ते हैं इनसे तो प्रॉब्लम्स उनको भी होती हैं, जवान शहीद भी होते हैं, बहुत सारी डेथ होती हैं। तो यहाँ पे वो डेथ भी कम हुई हैं ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जो पहले 68% थी वो कम होकर 33% के आसपास पहुँच चुकी हैं। तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जैसी प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। अब और क्या करने की ज़रूरत है? पहला, हमारे पास में जो पेसा एक्ट है उसको अच्छी तरीके से लागू करना होगा। पेसा एक्ट का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। पेसा एक्ट का मेन पर्पस क्या होता है? जो ये पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इनको शेड्यूल एरियाज तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो जितने भी यहाँ पर गैप्स हैं आज के समय पर इस पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, उन गैप्स को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा और हमें प्रॉपर तरीके से ये जो पंचायत के प्रोविजंस है वो शेड्यूल एरियाज़ में लागू करने होंगे। ट्राइबल एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन पे काम करना होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो आवाज़ है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सुननी होगी, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। ये एक सबसे बढ़िया इनिशिएटिव होगा आने वाले समय पर ऐसी चीज़ों से लड़ने के लिए। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा चलाने होंगे जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये प्रोवाइड करवानी होगी। इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते पे जाएंगे ही नहीं जहाँ पे नक्सलवाद फैला हुआ हो। समझ गए? तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शंस के ऊपर यहाँ पे काम करना होगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी होनी चाहिए जहाँ पे हम ऐसी इंसर्जेंसी से लड़ सकते हैं। ये कुछ गवर्नमेंट मेजर्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ फाइनली आई होप आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को सुना है। अगर सुना है तो आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इवैल्यूएट द मेजर्स taken by the government to ensure the protection of human rights in left-wing extremism affected areas। ये बताइए कि कौन कौन से कदम है जो भारत सरकार ने उठाए हैं हमारे मानव अधिकार को बचाने के लिए, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है। फिर साथ ही साथ में डिस्कस करना है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो आपने समझाना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का मूल्यांकन कीजिए, चुनौतियों पर चर्चा करें और जो सुधार हो सकते हैं उनका प्रस्ताव करें। 250 शब्दों में उत्तर देना है और इसका आंसर देने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म लिखनी होगी। ये मेरा चैनल मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चन डाला होगा या इस तरीके से वीडियो का लिंक मिलेगा और यहीं पर आपको नीचे लिखा होगा, जैसे ये कमेंट लिखा है ना, ऐसे यहाँ पे हर एक मैसेज के नीचे कमेंट लिखा होगा। इस कमेंट पे टैप करोगे, दूसरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज के ही अखबार में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करने वाले हैं। क्या बात हो रही है? बंगाल बिल मूट्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। हुआ क्या है, चलिए वही समझते हैं। कल ट्यूसडे था, तो कल मंगलवार को वेस्ट बंगाल की असेंबली ने सभी लोगों ने मतलब एक बिल पास किया है जिसका नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। और इस 2024 के बिल को यहाँ पे एमएलएस का प्रॉपर सपोर्ट मिला, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों जिनकी सरकार है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बीजेपी हो, सब ने यहाँ पर इस बिल को सपोर्ट किया है।
इस वजह से बोला जा रहा है कि ये वेस्ट बंगाल की असेंबली में यूनानिमसली पास हो गया है ये वाला बिल। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये बिल लेकर आया गया है इसके पीछे का रीज़न क्या है। रिसेंटली आपने देखा कोलकाता के अंदर में जो यहाँ पर केस निकल कर आया डॉक्टर के साथ में, उसकी वजह से देश भर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और उसी के बेसिस पे यहाँ पर यह बिल लेकर आया जा रहा है। ये बिल यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सरकार लेकर आई है ताकि जैसे केसेस होते हैं रेप के, गैंग रेप के या कोई और केसेस होते हैं तो उसमें सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके जो भी यहाँ पे मुजरिम हो उसको। ये यहाँ पर मेन पर्पज़ है। तो इसको लेकर क्या क्या बोला जा रहा है ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो में हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है। इस बिल का मेन मांग यह है कि हमारे पास में जैसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी ये हुआ करता था, लेकिन उन लॉज को बदल दिया। अब हमारे पास में बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो बेसिकली ऐसे केसेस को टैकल करते हैं। तो उसमें बदलाव करने की बात की है, इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट बिल का वर्ड का यूज़ किया गया है। तो बदलाव करने की क्या मांग की है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय न्याय संहिता है दोस्तों, इसका सेक्शन 64 रेप के केसेस को लेकर डील करता है। और अगर कोई ऐसा केस आता है तो सेक्शन 64 ये बोलता है कि उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होगी और वो जो सज़ा है उसकी मतलब आगे उम्र कैद में भी कन्वर्ट की जा सकती है या उस पर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो ये बिल आया है इसने मांग की है कि भाई ये 10 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये सज़ा जो है उसको उम्र कैद की मिलनी चाहिए, कम से कम उम्र कैद की सज़ा या फिर मृत्यु दंड होना चाहिए, उसके अलावा ये सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली इस बिल की मांग है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने मांग क्या की है कि इसी बीएनएस का जो सेक्शन 64 है, क्लॉज 2 है, ये मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है जो इस प्रकार के रेप को अंजाम देता है या फिर रेप करता है, तो अगर कोई ऐसा केस आता है दोस्तों तो वहाँ पे पनिशमेंट बीएनएस के इस सेक्शन में दी गई है, 10 साल की सज़ा है और वो अगेन उम्र कैद में बदल सकती है या उस पर यहाँ पर फाइन चार्ज हो सकता है। इसको भी बदल के इस बिल में ये बोला गया है कि भाई 10 साल की नहीं, इसको उम्र कैद की सज़ा करो या फिर मृत्यु दंड दो इसमें भी। फिर उसके बाद इसी बीएनएस का सेक्शन 66 हो गया या सेक्शन 70 क्लॉज 1 हो गया या 70 क्लॉज 2 हो गया, ये अलग अलग केसेस को डील कर। जैसे 66 को अगर हम देखें तो मान लो यहाँ पर कोई रेप होता है जिसकी वजह से यहाँ पर रेप करने के बाद में जिसके साथ में हुआ ये सब कुछ उसकी डेथ हो जाती है या और ज़्यादा वो बुरे स्टेज में पहुँच जाता है। तो होता यहाँ पर यह है दोस्तों, उस केस में 20 साल की सज़ा देता है ये बीएनएस एक्ट, या उसको मृत्यु दंड मिल सकता है या मतलब उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। तो इसको ही बदल कर बोला जा रहा है इसका केवल और केवल सोल्यूशन है मृत्यु दंड दीजिए। फिर 70 और क्लॉज 1 ये बोलता है कि भाई किसी के साथ गैंग रेप होता है तो 20 ईयर्स की यहाँ पर सज़ा मिलेगी, 20 साल की यहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो दिया जा सकता है और इसको इम्प्रिजमेंट को उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है या फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है। तो इसमें भी अगेन फिर से बोला गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब में जहाँ जहाँ पर उम्र कैद बोला जा रहा है वहाँ पर इन्होंने बोला है कि उम्र कैद जहाँ जहाँ पर उम्र कैद से कम सज़ा है 10 साल 20 साल की, वहाँ पर बदलाव करके वेस्ट बंगाल की असेंबली ने जो बिल पास किया उसमें मांग ये की है कि उम्र कैद कर दो, कम से कम सज़ा उम्र कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड या फिर यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कैपिटल पनिशमेंट को यहाँ पर इस बिल ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ऐसे केसेस को टैकल करना है तो या तो सोल्यूशन केवल दो ही हैं, या तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दे दो या फिर यहाँ पर आप सीधा उसको मृत्यु दंड दे दो, यही एक सोल्यूशन माना जाएगा। ये इस बिल ने यहाँ पे बोला है। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। और पोक्सो का कोई एक्ट आता है, पोक्सो आप समझते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जहाँ पे बच्चों को इस प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने की हम बात करते हैं। तो पोक्सो में वैसे भी यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, मतलब उम्र कैद की सज़ा है अगर कोई ऐसा केस आता है तो, और साथ ही साथ में डेथ सेंटेंस भी है यानी कि मृत्यु दंड वो ऑलरेडी यहाँ पर इसमें है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस या ऐसा कुछ अमेंडमेंट बिल लाने की बात की है। इस अमेंडमेंट बिल में आपकी क्या राय हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अभी आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है पहले ये समझिए, क्योंकि रिसेंटली कोलकाता में जो केस आया डॉक्टर के साथ में जो हुआ, बेसिकली उसकी वजह से यहाँ पर यह बात हो रही है। हमारे डॉक्टर्स प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और अभी देश भर में ज़रूरत है इस तरीके से। और सेंट्रल लॉ की बात की गई है कि भाई सेंट्रल लॉ लेकर आया जाए इन सब लोगों को, डॉक्टर्स को स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसी यहाँ पर मांग उठी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर वेमेन सेफ्टी की,
तो वेमेन सेफ्टी के ऊपर में आज के समय पर कई सारे रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो एक बड़ी चिंता पैदा करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। एनसीआरबी है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है कि 2022 के अंदर में महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ है उसके केसेस 4,45,256 केसेस को रिपोर्ट करा गया है 2022 में, केवल एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। फिर 2018 से लेकर 2022 के बीच में अगर हम देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट दी विमेन, ये 12.9% से बढ़ते हुए नजर आए हैं। फिर एक रिपोर्ट आती है विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। 2023 की ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि जितने भी केसेस हैं सब में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2017 में अगर 3.5 लाख के आसपास केसेस थे तो 2022 में ये 4.5 लाख के आसपास केसेस हो गए। तो एवरेज 1220 केसेस डेली आ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वेमेन। फिर एवरेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर घंटे 51 एफआईआर आज के समय पर करवाई जा रही हैं ऐसे केसेस के अंदर में। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, जो 5th सर्वे है उसने ये पाया कि लगभग 1/3 महिलाएं जो भारत के अंदर में प्रेजेंट है जिनकी उम्र 15 से लेकर 50 है, 1/3 महिलाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार से किसी ना किसी वायलेंस का शिकार बन गई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट का कहना है ये वायलेंस का ये पूरा ग्राफ है 2018 से 2020 के बीच में 12.9% से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो क्राइम है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब क्राइम कौन कौन से बढ़े हैं? कई सारे प्रकार के क्राइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, जैसे हस्बैंड्स के थ्रू यहाँ पे निर्दयता दिखाना, ये हस्बैंड की फैमिली की साइड से, ऐसे केसेस 31.4% हैं। किडनैपिंग के केसेस 19.2% हैं। एजॉल्ट के केसेस 18.7% है। रेप के केसेस 7.1% हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं और ये क्राइम्स किस लेवल पर हो रहे हैं ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है। और इनमें अगर आप देख पाएंगे तो रेप के केसेस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप्स के केसेस यहाँ पर अभी तक हाई हैं। बताया ये भी जा रहा है 2012 से अभी तक अगर आप देख पाएंगे सिचुएशन गंभीर है। 2018 तक 1 woman was reporting a rape every 15 minutes across the country। मतलब आप समझ रहे हैं, हर 15 मिनट में एक महिला जो है वो इस प्रकार के केस को रिपोर्ट कर रही है। तो ये जो क्राइम है इसको लेकर जो हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय पर केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 में अगर हम देखेंगे तो 31,000 से ज़्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट करे गए थे। ठीक है, तो ये जो इशू है काफ़ी ज़्यादा सीवर है। हाँ, फिलहाल यहाँ पर ये केसेस वो हैं जो रिपोर्ट करे गए हैं, डेटा हमारे सामने है। इनमें से काफ़ी केसेस रियल होते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर फेक एलिगेशंस भी लग जाते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट आप देख पाएंगे दोस्तों, वो रिपोर्ट आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि और क्या क्या डेटा है। यहाँ पे एक डेटा आपको ये देखने को मिल जाएगा जहाँ पे जो वेमेन है जहाँ पे काम कर रही हैं, है ना, तो उसको लेकर एक प्रोटेक्शन उनको दी जाती है पोस्ट एक्ट के माध्यम से, प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। तो वर्क प्लेस जो भी है उनका, कोई भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे भी उनके साथ में ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नज़र आते हैं। तो ऐसे केसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये बताया गया। 2018 में 402 केसेस थे, ये बढ़कर 422 हो गए। फिर वेमेन सेफ्टी का एक इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स में भी यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग है वो 177 कंट्रीज़ में केवल 128 तक पहुँचा दी गई है। तो ये रैंकिंग को बहुत ही ज़्यादा कम किया गया है। ये इंडेक्स मेंशन करता है कि जो इंडिया है वो अमंग दी टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज़ है, स्पेशली जब बात होती है वायलेंस अगेंस्ट वेमेन की। तो 2022 में टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया को रखा गया। तो ये कुछ इंडेक्सेस यहाँ पर ये चीज़ दर्शाते हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। डेटा जो है आपके सामने प्रेजेंट है, इस डेटा को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम फैक्ट है। उसके अलावा आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल हम लोगों ने अभी यहाँ पर समझा कि ऐसे केसेस को डील करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार एक नया बिल लेकर आई है, उसमें बदलाव करने की मांग की है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये भी पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ा दिया है फॉर दी 2024 एंड 2025। यानी जो पर्टिकुलर ईयर चल रहा है यहाँ पर भारत की इकॉनमी 7% से ग्रो होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब दोस्तों ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और कभी वर्ल्ड बैंक जो आपके सामने दिख रहा है ये हो गया। ऐसी रिपोर्ट लेकर आते रहते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया की जो अब की बार ग्रोथ है वो इस प्रकार से होगी, है ना। अब ये ग्रोथ ऑब्वियसली बात है, देखो जो नंबर्स है ना
ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मैटर नहीं करते। एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, अभी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आने वाले समय पर ये इसको कम भी बता सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी कम से ग्रो होगी, है ना। तो ये यहाँ पर चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इतना कुछ रेलिवेंट होता नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का फोरकास्टिंग है वो यह है कि भारत का जो टोटल जीडीपी है वो 7% से ग्रो होगी इस बार, ये बताया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको नज़र आ रही है। और ऐसा ही रिकमेंडेशन आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोला है कि 7% से इस बार यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी मार्च 2025 तक, जो कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी के अंदर में अभी भी बना हुआ है। हमारी इकॉनमी को जो बूस्ट मिल रहा है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है, वो यहाँ पर बताया गया। और यही ट्रेंड्स यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि देश के अंदर में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, शहरों के अंदर बेरोजगारी है, वो यहाँ पे कम हुई है, स्पेशली यहाँ पे फीमेल वर्कर्स के लिए, है ना। फीमेल वर्कर्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है 8.5% से, ये बताया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो पूरे सभी नौजवानों की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसको भी टैकल करने की ज़रूरत है अगर हमें अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से ग्रो करना है और जो अपने टारगेट्स हैं उसको अचीव करना है। तो ये वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है कि हाँ, इस तरीके से हमारी अब की बार इकॉनमी ग्रो करेगी। कौन होता है वर्ल्ड बैंक ये कहने वाला? आइए थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये 2 फोटोज़ हमारे पास में है, इन 2 फोटोज़ के माध्यम से हर एक बेसिक चीज़ आपको पता चल जाएगी। देखिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता यह है कि एक कॉन्फ्रेंस होता है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये होता है जुलाई 1994 के अंदर में, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर के अंदर यूएसए में। और उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पे दोस्तों क्या डिसाइड किया जाता है कि हम 2 बॉडीज़ बनाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 2 बॉडीज़ बनाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक तो बनाई गई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं आईबीआरडी, और दूसरा बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज आईएमएफ। तो ये 2 बॉडीज़ बनाई गई थी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। धीरे धीरे करके जैसे जैसे साल बीते चले गए, साल बीते बीते दोस्तों जो आईबीआरडी है ना, यही वर्ल्ड बैंक बन गया समय के साथ में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं जो भी कंट्री होती हैं जिसको वर्ल्ड बैंक का हिस्सा बनना है उसको पहले आईएमएफ का मेंबर भी बनना पड़ता है। पहले वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बनेगा, तभी जाके वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी बन पाएगा। ये कुछ प्रोसीजर्स इसमें ऐड हो गए। और आज के समय पर ऐसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में 5 अलग अलग इस तरीके की बॉडीज़ को ऐड किया गया। पहली है आईबीआरडी, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी है आईडीए, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर आप आईबीआरडी और आईडीए को मिला दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, तो ये दोनों मिला देंगे तो दोनों को मिलाकर बन जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आईबीआरडी की जब बात करते हैं तो उसका मेन पर्पज़ यही है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं स्पेशली उनको सपोर्ट करना। आईडीए का भी यही काम है, जो पुअर देश हैं उनको एक फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट करना, उधार प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ मेन पर्पज़ होता है। बाकी कुछ और बॉडीज़ भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जब आती थी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो 5 बॉडीज़ हैं, इनमें से ये ऊपर की 2 मिला दोगे बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। अलग से इसमें 3 बॉडीज़ और हैं, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, फिर उसके अलावा ICSID, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, एंड देन मीगा, दैट इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इन सब में कॉमन चीज़ यही है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, पॉवर्टी को कम करना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उन देशों को फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाना, फ्री यहाँ पर उधार प्रोवाइड करवाना। तो ये सब कुछ यहाँ पर इनका मेन पर्पज़ देखने को मिल जाता है। तो क्लियर हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ फाइनली आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होने वाले हैं। उस एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल आज के अखबार का यहाँ पर ये प्रेजेंट है दोस्तों, पेज नंबर 8 लिख लेना, इसे पेज नंबर गलत डला हुआ है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटिक्स आप लिंक कर पाएंगे। और कल भी हमारे अखबार में फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल था, तो आज दोस्तों यहाँ पे दोनों को मिला के ही कवर कर लेंगे। बात हो रही है डिमोलिशन स्क्वाड के बारे में। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी साइड से एक स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस BR गवई, इन्होंने एक डिवीज़न बेंच को हेड किया। उसमें ये बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो अभी बुलडोज़र जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ये सरासर गलत है। ये जस्टिस सही नहीं है या न्याय देने का तरीका सही नहीं है।
अब बुलडोज़र जस्टिस क्या है शायद आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई सारे केसेस यहाँ पर यूपी से निकल कर आते हैं जब भी कि इधर यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, इधर कुछ हुआ है, तो यहाँ पर जो भी अपराधी है उसका सीधा घर तोड़ दिया जाता है जेसीबी का इस्तेमाल करके, है ना। तो ये आज के समय पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र जस्टिस है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये बोला कि देखिए बुलडोज़र जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिसअप्रूव करते हैं। यहाँ पे कोई एक्यूज्ड है, कोई यहाँ पर कह सकते हैं मुजरिम है, कोई जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्पेशली, उसका घर ही तबाह कर देना ये सही नहीं है। उसको आप सज़ा दे दो, उसके परिवार वालों को सज़ा क्यों दे रहे हैं, ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से मेंशन की जाती है। अब बुलडोज़र जस्टिस क्या है, कुछ बताना हो तो आप देख पाएंगे। बुलडोज़र जस्टिस को हम बुलडोज़र पॉलिटिक्स के से भी जान रहे हैं। यहाँ पर कौन सी प्रैक्टिस अपनाई जा रही है, जहाँ पे हम जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। एक क्रिमिनल या कोई और दंगाकारी है जिसने दंगे किए हैं क्या, या कोई और एक्यूज्ड क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है, उसके घर को पूरी तरह से गिरा दिया जाता है। यही है बुलडोज़र जस्टिस। और बुलडोज़र जस्टिस में ही कई सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर घर हो गया, कुछ शॉप हो गया या कुछ और छोटे मोटे बिजनेस हो गए, इन सब को यहाँ पे गिरा दिया जाता है। और ये बुलडोज़र जस्टिस दोस्तों आजकल उत्तर प्रदेश में ही शुरुआत वहीं से होती है, बट करंट समय पर कई सारे स्टेट्स में चल रहा है। यूपी के साथ मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, इवन दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर यह बुलडोज़र जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी दिखाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी या वो घर उसका है जो कि एक क्रिमिनल है या एक्यूज क्रिमिनल है, जिसने कोई अपराध किया है। सीधा आप उसका घर तबाह कर देंगे, ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए वो यहाँ पर मुजरिम साबित होता है, इवन इफ ही इज कॉन्विक्ट, मान लो मुजरिम है वो, तो फिर क्या होगा, ये तब भी हमें ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तब भी इस तरीके से यहाँ पर डिमोलिशन नहीं करना चाहिए। हम लॉ के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोर्ट ने मेंशन किया है कि देखिए ड्यू प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस का जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। हमें यहाँ पर घर को डिमोलिश करने से पहले और भी कई सारी चीज़ों को सोचना होगा, है ना, और कैसे यहाँ पर हमें इस इशू को एड्रेस करना है वो सोचना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक की वजह से पूरे फैमिली मेम्बर्स को ये प्रॉब्लम भुगतनी पड़ सकती है। वो चीज़ इन्होंने मेंशन की। अब एक चीज़ और बताई जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, और वो ये है कि आखिरकार समस्या क्या है, बुलडोज़र जस्टिस में इशू क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। देखिए इशू को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखिए बुलडोज़र जस्टिस जो है ना, ये हमारे लीगल प्रोसेस को अंडरमाइन कर रहा है। जो हमारे पास में ऑलरेडी नियम है, लॉज हैं, ड्यू प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है ना, इन चीज़ों को यहाँ पर हटाकर आप केवल बुलडोज़र जस्टिस पर फोकस करेंगे तो इससे जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इनका कहना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसा आप आर्टिकल में देख पाएंगे। तो इनका कहना है कि बुलडोज़र जस्टिस अक्सर क्या करता है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार हैं, उसमें राइट टू शेल्टर आता है कि उसके पास में घर हो, सर पे छत हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों के जो मतलब ये राइट्स हैं, वो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि फिर आप यहाँ पे बाद में उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं देते रीसेटलमेंट करने के लिए, तो कोई उसको कंपनसेशन ना मिल पाना, अपना घर ही यहाँ पर उसका तोड़ देना, तबाह कर देना, तो इसमें कई सारे एथिकल कंसर्न्स उठते हुए आते हैं, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तीसरा बड़ा इशू है एथिकल इशू, कि बुलडोज़र जस्टिस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास में जो लॉज अवेलेबल हैं, पनिशमेंट जो देना चाहिए, इनका कहना यह है कि पनिशमेंट है वो केवल उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसने अपराध किया है, ताकि उसको सुधारा जा सके। लेकिन यहाँ पे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनोसेंट तो होंगे ना, तो उन इनोसेंट फैमिली मेम्बर्स को क्यों यहाँ पर आप सज़ा दे रहे हैं, वो यहाँ पर इनका कहना है। फिर एक और लास्ट चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अगर अचानक से, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कोई एक्यूज़ड है, आप अचानक से जेसीबी पहुँचा दिया और सीधा उसका यहाँ पे घर गिरा दिया, तो इससे उन फैमिली मेम्बर्स के ब्रेन के ऊपर में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, और ये केवल एक व्यक्ति को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे परिवार को अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ पे हमें थोड़ा सोच विचार करना होगा, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बाकी आप लोग की क्या क्या राय हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो जो केसेस हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर।
अगला एडिटोरियल हमारे पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम इसको लिंक करने वाले हैं। आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन है, व्हाई इज गूगल एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन इलीगल मोनोपोली। गूगल के ऊपर में अभी रिसेंटली एक बड़ा केस चला और वो केस यूएस में चला, यूएस की कोर्ट में, और उस केस को गूगल हार गया दोस्तों। केस क्या था कि गूगल ने एक बड़ी मोनोपोली जनरेट कर दी है। क्वेश्चन यह है कि सर ये मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली आपका एक इकोनॉमिकल टर्म देखने को मिल जाएगा जहां पर हम बात करते हैं। मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला एक है और खरीदने वाले अनेक हैं। उसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस बेचने वाले का। अब ऑब्वियस ही बात है, बेचने वाला एक है तो कुछ भी प्राइस सेट करेगा, आपको खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो कोई आपके पास में दूसरा ऑल्टरनेटिव उसका नहीं होता। तो गूगल पे इल्ज़ाम लगा कि गूगल ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। अच्छा, तो ये केस अभी हार गया गूगल। तो मोनोपोली बना रखी है, वो कैसे बना रखी है, इल्ज़ाम क्या है ये बताइए। लोगों का कहना यह है कि गूगल ने बिलियंस, ध्यान रखना मिलियंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल गूगल प्रोवाइड करवाता है। ये पैसा देता है एप्पल कंपनी को, सैमसंग कंपनी को, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको ये पैसा देता है। अपने रेवेन्यू से ये पैसा निकाल कर देता है ताकि गूगल को यहाँ पे इन मोबाइल फ़ोन में एज अ डिफ़ॉल्ट सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सके। अब क्रोम भी गूगल का है, गूगल भी गूगल का है, तो ये सब चीज़ें आपको ऊपर ही मिल जाएं। तो आप जब नया फ़ोन भी परचेस करते हैं, सैमसंग, एप्पल, जिसमें गूगल सबसे टॉप पर आपको नज़र आएगा, बिल्कुल टॉप पर नज़र आएगा, तो आप घूम फिर के कहाँ पे जाएंगे, गूगल पर ही जाएंगे। इवन आज भी देखो, गूगल के साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में ऐसे हैं जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, वो भी इंटरनेट ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो गूगल के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि एक डिफ़ॉल्ट फीचर है। आज हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर लो, वैसे सही टर्म ये होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा गूगल कर लो। ये वैल्यू यहाँ पे गूगल ने क्रिएट कर ली है। तो एप्पल में भी, चाहे वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो या दूसरे मोबाइल फ़ोन, सैमसंग में भी एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल ने सेट करवा दिया है। मोबाइल परचेस करोगे, बिल्कुल सामने ऊपर गूगल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना हो, सबसे पहले आप वहीं पे जाओगे। तो ये सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि गूगल इन कंपनीज़ को पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, एक मोनोपोली बना रखी है। दूसरे जो एप्लीकेशन है दोस्तों, वो गूगल के आसपास भी नहीं है। दूसरे एप्लीकेशंस आते हैं मार्केट में, थोड़े समय तक टिकते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंसिव्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो मार्केट में टिक नहीं पाते जितना गूगल टिक पाता है, क्योंकि लोग उनके बारे में पता नहीं कर पाते, लोगों को पता नहीं चलता, लोग यूज़ नहीं कर पाते, सीधा गूगल का ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को बड़े बड़े झटके गूगल दे चुका है। वही क्वेश्चन यहाँ पे गूगल पे उठाया जा रहा है कि इसका एक बड़ा एडवांटेज गूगल को मिल रहा है और गूगल ने एक इलीगल मोनोपोली जनरेट की है ये पैसा प्रोवाइड करवा कर। हालांकि इसको लेकर एक डिबेट छिड़ गई। दूसरी तरफ जो गूगल के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना यह है कि आप गलत हैं, गूगल जो कर रहा है सही है। भाई गूगल अपनी जेब से ही तो पैसा दे रहा है, जो उसका एड रेवेन्यू है उससे यहाँ पर जितने भी डिवाइस मैन्युफैक्चर हैं, एप्पल, सैमसंग, उनको पैसा उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया। तो गूगल के सपोर्टर का कहना यह है इसमें गलत क्या है, अपने आप को यहाँ पर एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन वो प्रोवाइड दिखाना चाहते हैं, है ना। तो दूसरी कंपनी भी ऐसा कर सकती हैं, तो ताकि उनको गूगल को बेटर विजिबिलिटी मिल सके, जैसा सब जगह पे होता है वैसे यहाँ पर ही हो रहा है। तो गूगल के सपोर्टर्स भी कई सारे हैं जो गूगल के सपोर्ट में आए हैं। दूसरी तरफ अगेंस्ट में भी कई सारे लोग हैं जिनका कहना यह है कि हाँ वाकई में दूसरे एप्लीकेशंस को एक बड़ा मार्केट नहीं मिल पा रहा, जो कंपटीशन हम बोलते हैं वो कंपटीशन नहीं क्रिएट हो पा रहा यहाँ पे गूगल या इंटरनेट वाले क्षेत्र में, क्योंकि कोई दूसरे एप्लीकेशंस की तरफ जाएगा ही नहीं या जा ही नहीं रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज, बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। समझ गए। तो ये मामला आज के समय पर चल रहा है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि पर्टिकुलर एडिटोरियल क्या बोलता है। चलिए, एक एडिटोरियल हमारा कल का रह गया था, याद होगा मैंने बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे, तो कवर करने वाले हैं आज हम। तो ये वाला एडिटोरियल कल के अखबार में पेज नंबर 8 पर प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे राइटर बोलते हैं चाइना और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं जिस गहराई में जा रहे हैं, झटका भारत को लग सकता है। इंडिया को चीज़ों को समझना होगा और उससे सीखना होगा। देखिए, चाइना अफ्रीका के रिलेशंस आज यानी इसी साल की बात कर रहे हैं 4 से 5 बार कवर हो चुके हैं। उससे पहले हमने भी यहाँ पर कवर किया था, ये आर्टिकल आप देखिए। अभी कुछ दिनों पहले जो चाइना के मिनिस्टर हैं वांग यी, ये अफ्रीका में गए, बहुत सारे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर उन्होंने अप्रूवल दिया।
है ना, क्योंकि अफ्रीका दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। आप पूरे अफ्रीका को अगर आप देख पाएंगे, इसमें 54 के आसपास कंट्रीज हैं। पता है दुनिया का जो कोबाल्ट है 90% कोबाल्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है। इतना ही नहीं, कोबाल्ट के साथ साथ प्लैटिनम हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मिनरल आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए चाइना अफ्रीका को बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ सकता। चाइना बड़े बड़े जहां उसको मौका मिलता है वहां वो अफ्रीका में घुस जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाइना की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज आज भी प्रेजेंट है अफ्रीका में, जहां पर वो रेयर अर्थ को निकाल रहे हैं। रीज़न ये है, यहाँ से इन मटेरियल्स को निकाल कर वो चाइना ले जाएंगे, उससे यहाँ पर बैटरी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, दुनिया में बेचेंगे, दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाएंगे, जो चाइना की टैक्टिक शुरू से यहाँ पर रही है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है चाइना से, और उसके बदले में क्योंकि अफ्रीका को पैसा चाहिए, पैसा मिल गया। चाइना को नेचुरल रिसोर्स चाहिए, चाइना को नेचुरल रिसोर्स मिल गए। फ़ायदा अभी भी चाइना का दुगना है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्स भी निकाल कर ले जा रहे हैं, उससे भी यहाँ पर इनका फ़ायदा मिल रहा है। वही चीज़ यहाँ पर सिमिलर सिनेरियो फिर से देखने को मिलेगा। अभी बड़ी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है सितंबर के महीने में चाइना अफ्रीका की। भारत को वहाँ पे कुछ सीखना होगा, भारत को भी इन अपॉर्चुनिटीज़ पर एक प्रॉपर पोजीशन लेनी होगी, वो राइटर का कहना है। राइटर ये बोलते हैं कि चाइना का सबसे पहला जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी इस रीजन में, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चाइना लगा चुका है। $200 मिलियन का जो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन क्लब का हेडक्वार्टर है, पूरे अफ्रीकन यूनियन का एक हेडक्वार्टर बनाया है एडिस अबाबा में, चाइना ने बनवाया। चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पर? मोम्बासा नायरोबी रेल लिंक बनाया कीनिया के अंदर में, जो कि यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट्स के तौर पर इन्वेस्टमेंट हुआ। और अभी के समय पर एक बड़ा हार्डवेयर मार्केट ये प्रोवाइड करवा रहा है इथियोपिया के अंदर में। 80 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सोमालिया के अंदर में है चाइना के, जहाँ पे हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, स्टेडियम प्रोवाइड करवाए। जिबूटी में जिबूटी आप देख पाएंगे बिल्कुल किनारे एक देश देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर भी 14 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चाइना ने फंड कर रखे हैं। तो ये आप देख पाएंगे, चाहे वो सूडान हो चाहे वो इथियोपिया हो। एडिस अबाबा में यूनियन क्लब बनाया, जिबूटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि इस समुद्र के किनारे। सोमालिया में भर भर के इन्वेस्टमेंट किया जैसा भी हमने देखा। कीनिया में नायरोबी रेल लिंक बनाया। देख पा रहे हो, इंडियन ओशन के किनारे जितने भी देश हैं उन पे बड़ा दबदबा बना रहा है चाइना, ताकि इंडियन ओशन पर भी इसका एक बड़ा एक्सेस मिल सके। ठीक है, तो इन देशों में लगातार इन्वेस्टमेंट है। इथियोपिया जो ये देश आपको देखने को मिल जाएगा, ये अभी आप देख पाएंगे तो अफ्रीका में 5 रेसिपिएंट्स यानी 5 ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इथियोपिया में है चाइना का, और चाइना से बहुत सारा उधार ये ले चुके हैं। फिर दूसरा केनिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। केनिया के पास में भी 67% के आसपास का डेट है, उधार है चाइना से। 2022 में चाइना ने प्रॉमिस किया कि हम $15.7 मिलियन एरिट्रिया को प्रोवाइड करवाएंगे। एरिट्रिया जो जस्ट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा रेड सी के पास में। तो समुद्र का एक्सेस भी यहाँ पर चाइना गेन करना चाहता है, और समुद्र के एक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो इथियोपिया हो चाहे वो साउथ सूडान हो, इन सब देशों में भर भर कर नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है, ऑयल और कोल प्रेजेंट है। तो चाइना का मेन इंटरेस्ट वहां पर है। सोना, चांदी, आयरन ओर, प्रीशियस स्टोन, केमिकल्स, ऑयल, नेचुरल गैस इथियोपिया में भर भर के प्रेजेंट है दोस्तों। फिर साउथ सूडान की बात करेंगे तो साउथ सूडान एक बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। यहां पर भी बीजिंग का इन्वेस्टमेंट, चाइना का इन्वेस्टमेंट है, शुरू से ही हो रहा है। तो चाइना ये यहाँ पर अपना एक पूरा कह सकते हैं आज के समय पर जो गोल है वो लेकर चल रहा है। फिर उसके बाद मैरीटाइम इंटरेस्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैरीटाइम इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर यह है कि इन देशों में इन्वेस्टमेंट होगा, पोर्ट्स वगैरह बना देंगे, उन पोर्ट्स पे एक्सेस मिल जाएगा, तो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, रेड सी, इन सब का एक्सेस चाइना को मिल जाएगा। अपने प्रोजेक्ट्स को और भयंकर तरीके से यह बढ़ावा दे सकता है। इवन अमेरिका तो यहाँ तक ये भी बोलता है कि चाइना का जो विश है वो ये है कि ये मिलिट्री बेस बनाए कीनिया और तांजानिया में। कीनिया और तांजानिया अगेन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, नीचे तांजानिया है, ऊपर कीनिया है। यहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना सकता है, अपने पैर और ज़्यादा बड़ी तरीके से पसार सकता है। और यहीं पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है दोस्तों? ये जो आप अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, ये जो एक सींग सा बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश प्रेजेंट हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। ये यहाँ पर 4 कंट्रीज़ आपको इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें भी यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो तेल वगैरह है वो प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि चाइना सोमालिया में प्रेजेंट है, कीनिया में प्रेजेंट है, जिबूटी में प्रेजेंट है, अभी और भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इस पूरे क्षेत्र को कवर करेगा, इंडिया के और करीब आ जाएगा, भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, स्पेशली अरेबियन सी और इंडियन ओशन वाले रीजन में, क्योंकि ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर चाइना बना चुका है, तो चाइना यहाँ पे भी प्रेजेंट है इस वाले रीजन में। फिर मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट, मालदीव्स में चाइना की सरकार चल रही है, आप कह सकते हैं, मतलब प्रो चाइना गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो आप कह सकते हैं, मोहम्मद मुइज़ू की, ये देखने को मिल जाएगा। फिर श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने परचेज कर लिया है। इस तरीके से ये भारत के आसपास एक माला बुनते चले जा रहा है, भारत को घेर रहा है। इसी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिश स्ट्रैटेजी, जहाँ पे ये भारत को इस तरीके से घेरता हुआ नजर आएगा। तो उसी का यहाँ पर हिस्सा बोल सकते हैं, जहाँ पे वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारी जो चिंता है वो बढ़ जाती हैं, है ना, क्योंकि चाइना दुनिया का बहुत सारा ऑयल, उसके अलावा और बहुत सारा जो कार्गो है वो भी कैरी करता है। और इंडियन ओशन की जब बात करते हैं ना, इंडियन ओशन दुनिया का बहुत सारे जहाज़ को कैरी करता है, बहुत सारे जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। तो चाइना को अगर यहाँ का एक्सेस मिल जाएगा तो और ज़्यादा इनके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, व्यापार में और ज़्यादा यहाँ पर ये अपना फ़ायदा कर सकते हैं। इंडियन ओशन जो कंट्रीज़ है दोस्तों, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब यहाँ पर चाइना के लोन के तहत दब रहे हैं, और भी कई सारी कंट्रीज़ आ सकती हैं जो चाइना के अंडर में दब सकती हैं, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहीं पे हमें एक सुधार की आवश्यकता है, हमें एक सर्विलांस की आवश्यकता है, हमें यहाँ पर इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बनाने की ज़रूरत है, ना कि हमें चाइना को जगह देनी है बिल्कुल भी डोमिनेंस बनाने की। हमें भी कुछ सीखनी होगी, और ये इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से चाइना ने अफ्रीका में किया है, उसी प्रकार से हम भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर में प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि वो कंट्रीज़ क्या कर सकें, इंडिया को इस पर्टिकुलर केस में सपोर्ट करें। क्योंकि जब जब चाइना ने लोन प्रोवाइड करवाया है तो छवि खराब भी हुई है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है डेट ट्रैप का, जहाँ पे चाइना लोन देके उस कंट्री को पूरी तरह से कर्जे में फंसा देता है ना। वो कंट्री यहाँ पर कर्जा चुका नहीं पाती, फिर चाइना ज़मीन की मांग करेगा, भाई ज़मीन दो, आप हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो मजबूरन उस कंट्री को यहाँ पे ज़मीन उठा के रेंट पर देनी होगी 100 साल के लिए, 200 साल के लिए। तब तक यहाँ पे चाइना अपना काम करता रहेगा, अपने प्लान्स को अंजाम देता रहेगा। तो ऐसी भी इमेज यहाँ पर सेट हुई है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे हमें उठाना होगा, उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, और चाइना के इस बढ़ते हुए कदम को रोकना होगा। क्लियर हो गया ना? अब आता है आज का वर्ड ऑफ द डे। तो वैसे हम आपको डेली वर्ड ऑफ द डे प्रोवाइड करवा रहा था, पिछले 2 दिन से प्रोवाइड नहीं करवा पाया, बट आज वापस से लेकर आ चुके हैं। वर्ड ऑफ द डे है आज 4A। 4A मतलब होता है अचानक से एक हमला करना, ढाबा बोल देना, सडन शॉर्ट अटैक, इसको बोलते हैं 4A। समझ गए? तो बताओ 4A वर्ड का यूज़ करके एक नीचे कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना दो, क्योंकि जब तक सेंटेंस बनाओगे नहीं तब तक इन वर्ड्स का कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। दोस्तों आते हैं आज के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज के हमारे सेशन में बस इतना ही है। क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में जो आपसे पूछा गया था कि 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला बोलता है, क्या कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में हमारे सीनियर जजेस प्रेजेंट होते हैं जो डिसीजन लेते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, और इसमें सरकारी इंटरफेरेंस भी नहीं होता। ये सही बात है, बताया ना, कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, कोई सरकार का रोल नहीं है। आपस में ये 5 लोग बातचीत करके नए जज को अपॉइंट करते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, यहाँ पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सिविल सोसाइटी सभी का रोल है जी, बिल्कुल सभी का रोल है ना। जो सरकार यहाँ पर एनजेसी लाना चाहती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया, और ये एनजेसी वाला कॉन्सेप्ट वहीं पर ख़त्म कर दिया था। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ओनली क्यों लगाए, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, बोथ 1 and 2 यहाँ पे होना चाहिए। तो फिलहाल पहला स्टेटमेंट सही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ 1 and 2 आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो आपके जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, एग्जीक्यूटिव को हों, या सिविल सोसाइटी के लोग हों, सबको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है। ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जिसमें ये सब लोग मिलकर शामिल होकर जजेस का अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र की बात करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि एनजेसी के माध्यम से सरकार का रोल बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी जुडिशरी के अंदर में, जबकि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, तो उसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको असंवैधानिक करार दिया गया। तो आज भी हम कॉलेजियम सिस्टम ही फॉलो करते हैं फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों ये था आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।